नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हमारा 2 नंबर जो कार्यक्रम है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह उन क्षेत्रों में चलाया जाता है जहाँ पे कौन निवास कर रहे हैं, जनजाति निवास कर रही हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत में जो जनजाति हैं उनकी कुल जनसंख्या कितनी है? 182.81 लाख। 182.81 लाख 182.81 लाख है। ये जो कुल जनसंख्या है उसमें से कौन सी है? जनजाति की जनसंख्या है बेटा। इतनी जनजाति है वो भारत में है। कितनी है? 182.81 लाख। जो कुल जनसंख्या की कितनी है प्रतिशत में अगर हम देखें तो कुल की कितनी है? 8.61% है। कितनी है? 8.61% है। जो 58 जनजातीय समुदाय यानी कितनी जनजातीय समुदाय बताए हैं? 58 जनजातीय समुदाय तथा 365 समूह में विभाजित हैं। 365 समूहों में विभाजित है। तो देखो बेटा, अगर पूछ लिया जाए, छोटा क्वेश्चन है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय लोगों की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 182.81 लाख है। भारत में कितने प्रतिशत? 8.61%। कितनी है? 8.61%। जो 58 जनजातीय समुदायों में तथा 365 समूह में विभाजित है। यानी जो ये कुल जनसंख्या है ना, ये 58 जनजातीय समुदाय में तथा 365 समूह में क्या है बेटा? विभाजित है। अब भारत में अगर राज्यों में देखा जाए कि राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो राज्यों में बात आती है तो बेटा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। यही चीज़ हम देखें कि भारत में सर्वाधिक राज्य नाम न देकर सर्वाधिक अगर पूछी जाती है, राज्य नाम न देकर सर्वाधिक पूछी जाती है तो कहाँ पे है बेटा? लक्षद्वीप पे है। कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में कितनी है? 94.80%। कितनी है? 94.80। कुल 94.80% लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और जो राज्यों में हमने देखा है कि राज्यों में कहाँ पे है? मिजोरम में है। तो मिजोरम में सर्वाधिक कितनी है? प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम देखें इसमें तो कितनी है बेटा? 94.43% है। तो लक्षद्वीप में पॉइंटों में ज़्यादा है, परसेंट तो कितने हैं बेटा? दोनों में 94 है, लेकिन आगे पॉइंट की दृष्टि से देखें तो पॉइंटों में लक्षद्वीप में ज़्यादा है और मिजोरम में कम है। तो राज्यों में अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में राज्यों में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे हैं तो बताना है मिजोरम। और सर्वाधिक सीधा ही सर्वाधिक पूछ लिया जाए, राज्य नाम न देके भारत में सर्वाधिक तो कहाँ पे बताना है? लक्षद्वीप में बताना है। आगे चलते हैं तो आगे आता है जो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसके उद्देश्य से संबंधित बात। किससे संबंधित है? उद्देश्य से संबंधित। इसके अलावा बेटा जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें राज्य के हिसाब से दे रखा है कि कौन से राज्य में कितनी प्रतिशत जनजातीय निवास करते हैं।
तो वो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, उसको आराम से एक बार देखना है केवल। ठीक है, तो उद्देश्य से संबंधित बात करें तो सबसे पहले आता है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। इसकी बात करेंगे उद्देश्य की, तो पहला उद्देश्य क्या है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार। यानी जो जनजातीय लोग हैं उनके जीवन में क्या करना है? सुधार करना है। वो भी किस चीज में? गुणवत्ता में सुधार करना है। आगे देखो, जहां पर 50% से अधिक, किससे अधिक? 50% से अधिक जनजाति पाई जाती हैं, जनजातियां हैं, उनका क्या करना? विकास करना। उनका क्या करना? विकास करना। यानी जहां पर 50% से अधिक जनजातीय लोगों की संख्या पाई जाती है, उनका क्या किया जाना चाहिए? विकास करना चाहिए। अब आगे वाला तीसरा जो पॉइंट आता है उद्देश्य का बेटा, तो तीसरा पॉइंट ये है कि एक तो जनजातीय क्षेत्र और जो एक अन्य क्षेत्र है, उन दोनों के मध्य जो अंतर है, उन दोनों के मध्य जो अंतर है, उस अंतर को क्या किया जाए? समाप्त करना। उस अंतर को क्या करना? समाप्त करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो सबसे पहले जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो मैंने क्या कहा था? इनके जो जनजाति हैं, जिन क्षेत्रों में जनजाति निवास करते हैं, उनके विकास से संबंधित एक कार्यक्रम चलाया गया था। अब आगे देखो, जनजातीय विकास हेतु सरकार की योजनाएं, यानी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके विकास हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? इनके विकास हेतु योजनाएं, यानी जनजाति के जो लोग हैं उनके विकास हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा इसमें कि कृषि, बागवानी, उद्योग, पशुपालन, ये जो 4 पॉइंट हैं, कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है और जो उद्योग हैं, उन पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए। यानी इनसे संबंधित कार्यक्रम चलाया गया है एक तो। दूसरा है शिक्षा को प्राथमिकता देना। सरकार ने गरीब बच्चों के लिए, तो जनजातीय क्षेत्र हैं वो गरीबी की श्रेणी में ज़्यादा आते हैं बेटा, तो शिक्षा को क्या दी गई है उन क्षेत्रों में? प्राथमिकता। तीसरा पॉइंट देखा जाए, तीसरा आता है इनको पर्याप्त आवास उपलब्ध करवाना। क्या करवाना? पर्याप्त आवास उपलब्ध करवाना। इसी प्रकार से एक पॉइंट और बनता है बेटा इसमें, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसी के अलावा हम बात करें तो पांचों जो पॉइंट आता है वो है मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको प्रदान की जाएं, जैसे चिकित्सा संबंधी है, या फिर मैं बात करूं भोजन संबंधी यानी पोषाहार संबंधी, जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी की सभी सुविधाएं किनको प्रदान की जाए? जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रदान की जानी चाहिए। तो जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम है उसमें आपको इतना ही याद रखना है
कि इनके लिए सरकार ने ये योजनाएं चलाई हैं। पहली जो योजना बताई थी मैंने वो है कि कृषि है, बागवानी है, उद्योग है, पशुपालन है, वानिकी है, इन सभी पे अधिक से अधिक क्या दिया जाए, जोर। दूसरा है इन क्षेत्रों में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। तीसरा है पर्याप्त आवास इनको उपलब्ध करवाया जाए, शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जाए और मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी इन क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसी के साथ आपका जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या होता है, पूर्ण होता है। अगला आता है पर्वतीय विकास कार्यक्रम। पर्वतीय विकास कार्यक्रम, तो ये भी नाम से ही है बेटा, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और भारत में अगर हम देखें तो लगभग कितना प्रतिशत भाग है जो किसमें आता है, पर्वतीय के अंतर्गत आता है, तो कितना प्रतिशत है बेटा, 17% जो भाग है, लगभग कितना, 17% जो भाग है वो किसमें आता है, पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। और इस 17% भाग पर देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आपको याद रखनी है 11% जनसंख्या है वो यहाँ पे क्या करती है, निवास करती है। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, यानी इसके 2 भाग बनाए गए हैं। पहला जो भाग है वो आता है विशिष्ट राज्य में, किसमें आता है, विशिष्ट राज्य। विशिष्ट राज्य। और दूसरा आता है बेटा अन्य क्षेत्र। तो विशिष्ट राज्यों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्य इसमें शामिल किए गए हैं, तो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, कौन से, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो विशिष्ट राज्यों में शामिल किए हैं। और अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, पश्चिम बंगाल है और जो असम है वो राज्य किसमें शामिल हैं, अन्य क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं। तो याद रह जाएगा पर्वतियों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है मुख्यतः। विशिष्ट राज्यों के अंतर्गत उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनको शामिल किया है, तो अन्य क्षेत्र में असम है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और जो केरल है, उन राज्यों को अन्य क्षेत्रों में शामिल किया है। अब देखो ये जो पर्वतीय विकास कार्यक्रम है इसमें किन पे अधिक जोर दिया गया है, यानी इस कार्यक्रम में किस पे अधिक जोर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आता है बेटा इसमें बागवानी, दूसरा है बागान, तीसरा है कृषि, ठीक है, कृषि के अलावा उद्योग, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन के अलावा हम देखें तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी आदि पर अधिक जोर दिया गया है, आदि पर अधिक जोर दिया गया है। यानी ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पे अधिक जोर दिया गया है। कौन सा है, एक तो बागवानी है, दूसरा बागान है, तीसरा कृषि है, उद्योग है, मुर्गी पालन है, ये बीच में क्या है बेटा, मधुमक्खी पालन है, वानिकी आदि पर अधिक जोर दिया गया है। अब देखें इसमें एक पॉइंट आता है बेटा जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, जैव विविधता का।
ये 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो। जैव विविधता, तो हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, कौन से बेटा, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भारत में मुख्यतः जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। जैव विविधता के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बताना है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। आगे आता है पर्वतीय विकास हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। लास्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें कि सरकार द्वारा जो पर्वतीय विकास कार्यक्रम है, या फिर मैं कहूँ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसकी बात करेंगे बेटा अब? कार्यक्रम की। किसकी? जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके विकास हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो पहला आता है पर्यावरण सुरक्षा पर जोर देना। पर्यावरण सुरक्षा पर जोर देना। तो पर्वतीय पर्यावरण यानी जैव विविधता अधिक है। दूसरा जो कार्यक्रम है इसमें वो है वैज्ञानिक नियोजन हेतु किसके हेतु बेटा? जो वैज्ञानिक हैं उनके नियोजन हेतु संसाधनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना। हेतु संसाधनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरा आता है जन जागृति एवं जन सहभागिता पर जोर देना। तो सीधा सा अर्थ है जन सहभागिता पर जोर देना। जन सहभागिता पर जोर देना यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? जागरूक बनाया जाए। इसका अर्थ यह निकलता है जन सहभागिता यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करके इसमें उसकी हिस्सेदारी है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं देखूं तो इसमें बेटा एक चीज़ बताई गई है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन यानी छोटी और जो बड़ी योजनाएं हैं उन दोनों का संचालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो शुरुआत छोटी से की जानी चाहिए। अगर वो योजना सक्सेस होती है तो बाद में सरकार को क्या किया जाना चाहिए? बड़ी योजनाओं को इसमें रखना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटा कार्यक्रम से संबंधित है कि पर्वतीय विकास कार्यक्रम क्या है। तो इसमें सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो है पर्यावरण सुरक्षा पर जोर देना यानी पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक बल देना चाहिए। यानी जो पर्वतों में निवास करने वाले लोग हैं वो पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं यानी नुकसान न पहुंचाएं। दूसरा है कि वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक नियोजन हेतु संसाधनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना यानी वहाँ पे कौन कौन से संसाधन हैं उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी किनको उपलब्ध करवाना? वैज्ञानिक नियोजन हेतु। तीसरा पॉइंट आता है जन सहभागिता पर जोर देना यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके उनको इन कार्यक्रमों में भागीदार बनाना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो आता है वो है कि जो क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय जो हैं वहाँ पर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। यानी सरकार जो है वो छोटी योजनाओं के साथ साथ किनका संचालन कर रही है? बड़ी योजनाओं को। कब है? जब छोटी योजना सक्सेस हो जाती है तो वहाँ पे बड़ी योजनाओं को लागू किया जाता है। तो इसी के साथ जो हमारा भारत में नियोजन संबंधी अध्याय था
वो पूर्ण होता है। लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा बेटा आपको कि जितना भी आपको ये सिलेबस करवाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वो आपको पुनः रिवीजन में ही करवाया जाएगा। ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ें। जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को, यानी जो सहपाठी हैं, उनके साथ शेयर करें कि हमारे इस विषय में इतने अध्याय हो चुके हैं। वैसे बेटा जो हमारा 7वां महीना है वो कंप्लीट हो गया, 8वां चल रहा है। तो ध्यान रखना, विद्यालय में अगर होते तो इतना सिलेबस विद्यालय के दौरान भी होता हमारा, लेकिन जब विद्यालय खुलेंगे तो उसके बाद आप सोचो हमारे पास कितना समय बचेगा, उस समय में क्या सिलेबस पूर्ण होगा? अगर होगा तो कैसे होगा वो आप सोच सकते हो। तो मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो ऑनलाइन क्लासें हैं उनका फ़ायदा लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए